हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा थर्ड पेपर है, जिसका कि नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, यानी लिंग विद्यालय समाज, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और ये हमारा यूनिट थर्ड चल रहा है। यूनिट थर्ड का ये पार्ट बी है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है भेदभाव मुक्त विद्यालय पद्धति के मानक, यानी मेजर्स टू प्रोवाइड डिस्क्रिमिनेशन फ्री स्कूल सिस्टम। और दूसरा हमारा होगा बालिका शिक्षा के लिए प्रोत्साहन, यानी इंसेंटिव्स फॉर द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। इन दो टॉपिक पर बात करेंगे। आज का वीडियो लेक्चर मेथड पर बेस्ड होगा। तो प्लीज़ यार ये कमेंट मत करिएगा कि सर जो आप एग्जाम्पल देते हैं वो मतलब एग्जाम में लिखना है कि नहीं लिखना है। आप ऐसा नहीं करिएगा। मैं आपको बताऊंगा, आपको बस समझना है। ये सब चीज़ें आप सब जानते हैं, सिर्फ आपको समझने की जरूरत है और थोड़ा सा एक हेल्प मिल जाएगा मेरी तरफ से, तो आप अपने से खुद कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। पहला है, यहाँ लिखा गया है कि भेदभाव मुक्त विद्यालय पद्धति के मानक, यानी मेजर्स टू प्रोवाइड डिस्क्रिमिनेशन फ्री स्कूल एजुकेशन स्कूल सिस्टम। अब तक हमने पढ़ते हुए आ रहे हैं कि किस तरीके से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लैंगिक भेदभाव हो रहा है, पक्षपात हो रहा है, और यानी सभी तरीके से हमने अब तक तीसरी वीडियो तक सबको हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हुए आए हैं। अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो हमारा स्कूल सिस्टम हो वो डिस्क्रिमिनेशन फ्री हो, यानी पक्षपात मुक्त हो। ठीक है, यानी भेदभाव मुक्त किस प्रकार का हमारा विद्यालय पद्धति हो। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि हम कितने प्रकार के भेदभाव का सामना करना पड़ता है एक इंसान को। ठीक है, किसी भी जगह पर। तो सबसे अगर क्लास में देखेंगे तो क्लास में या तो विद्यालय में कहीं पे भी। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा है कि धार्मिक भेदभाव। धार्मिक भेदभाव से मतलब ये होता है कि आप भी देखते होंगे कि किस तरीके से आज का माहौल, देश का माहौल ये हो गया कि धार्मिक भेदभाव बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, मुझे नहीं पता, मैं ज़्यादा पॉलिटिकली नहीं होऊंगा, क्योंकि भाई हम लोग टीचर हैं, हमें निष्पक्ष रहना चाहिए। ठीक है, और हमें इन सब से चीज़ों से तो दूर ही रहना चाहिए। लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता कि क्या कारण है, लेकिन आजकल धार्मिक भेदभाव बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, तो धार्मिक भेदभाव को जो हमारा विद्यालय में भी आ चुका है, जिसमें बच्चे क्या है अपने वातावरण जो जैसा सीख रहे हैं वही आकर हमारे विद्यालय मतलब अपने विद्यालय पर भी अपने पे भी लागू कर रहे हैं, जो कि बहुत ही बुरी बात है उनके लिए, उनके आने वाले फ्यूचर के लिए। क्योंकि भाई सबको एक साथ ही इसी समाज में रहना है, तो भेदभाव धार्मिक हो चाहे आर्थिक हो, जाति हो, किसी प्रकार का ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये पहला हमारा क्या है कि धार्मिक भेदभाव। धार्मिक भेदभाव हो गया, तो धार्मिक भेदभाव आप समझ सकते हैं किस प्रकार से धार्मिक भेदभाव किया जाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये सब क्या है धार्मिक भेदभाव कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम सिख ईसाई हो, यानी ये सब जो बातें कहना यही धार्मिक भेदभाव कहलाता है। ठीक है, अब इसको हमें हटाने के लिए या फिर इसको कम करने के लिए एज ए टीचर आपको क्या करना होगा। धार्मिक भेदभाव को कम करने के लिए एज ए टीचर आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप सभी धर्मों के बारे में पढ़ाइए सभी बच्चों को, और उनको बताइए कि सभी धर्म अपने अपने जगह सही है। कोई भी धर्म किसी दूसरे की बुराई कभी नहीं चाहता है। आज जो धर्म की भावना पर, धर्म के नाम पर लोग तरह तरह किस्म किस्म की बातें करते हैं, लोगों को भड़काते हैं, सच पूछिए तो मुझे ये लगता है कि वो अच्छी तरीके से धर्म को नहीं जानते हैं। बेशक मैं भी बहुत ज़्यादा धार्मिक नहीं हूँ, ऐसी बात नहीं, आस्था मेरे भगवान में है, मेरे अपने इष्ट देव में है, लेकिन मैं उतना भी ज़्यादा धार्मिक, मैं कट्टर धार्मिक नहीं हूँ। मैं एक लिबरल किस्म को बोल सकते हो आप मुझे हर धर्म के प्रति आस्था है। मैं रास्ते से गुजरता हूँ, सामने मस्जिद मिला तो वहाँ पर भी सर झुकाता हूँ, और मंदिर मिला तो वहाँ पर भी सर झुकाता हूँ। गुरुद्वारा है मुगलसराय में, मैं वहाँ पर भी जाता हूँ, वहाँ पर भी सर झुकाता हूँ। ठीक है, तो ऐसा ही आपको अपने बच्चों को सिखाना है। क्योंकि भाई देखिए, सबको इसी समाज में रहना है, इसी दुनिया में रहना है, इसी जगह पर रहना है, सबके बीच में रहना है। इससे क्या होगा कि ऐसा तो है नहीं कि बस आपको सिर्फ एक जो इंडिविजुअल आपका जो रिलीजन है उसी व्यक्ति से आपको काम होगा। कभी तो कभी उस सामने वाले से काम भी होगा जो आपका ऑपोजिट, जिसको आप आंखों फूटी नहीं समाते हैं। ठीक है, कभी कभी उनका भी काम होता है, तो हो सकता है। तो यही है, एज ए टीचर आपको क्या करना है कि पहला आपका काम होगा कि सभी बच्चों को सभी धर्मों के प्रति उनकी अच्छाई के बारे में बताना है। उनको ये बताना है कि सभी धर्म मानवता का कल्याण चाहता है। ठीक है, उनको बताइए कोई धर्म बुरा नहीं होता है, उनको बताइए कि किस तरीके से आप इन सब से बच सकते हैं। ठीक, तो ये रहा हमारा धार्मिक भेदभाव के अंतर्गत आप इसको रख सकते हैं। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जिसको आप अंदर इसके इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, और अगला क्या है कि जातिगत भेदभाव। हमारे भारत में, हमारे समाज में जातिगत भेदभाव बहुत ही उच्च स्तर पर है।
आज भी इस मॉडर्न यानी 21st सेंचुरी में भी जातिगत भेदभाव देखा जा सकता है। आए दिन न्यूज़पेपर में, टीवी में देखते हैं कि वहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष के व्यक्ति को मारा गया, पीटा गया, इवन हत्या भी कर दी गई। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि कैसे लोग कर लेते हैं। ठीक है, नहीं आपको पसंद है तो मत पसंद करो ना यार। तुम अच्छा ठीक है, ये बताओ, तुम छुआछूत से डरते हो, ठीक है, उनको छूने से डरते हो, तो मार कैसे रहे हो? वो भी तो छू रहे हो ना। तो कॉमन सेंस लगाने की बात है। नहीं, अगर आपको पसंद है तो मत बात करिए उनसे दूर रहिए। लेकिन उनको मारा पीटा जा रहा है, बताइए, उनको जिंदा जला दिया जा रहा है, उनको काट दिया जा रहा है। ये सब जो चीज़ें होती है ना, तो कभी कभी सुनने पर अजीब लगता है। ठीक है, तो एज ए टीचर, क्योंकि ये पता नहीं है कि आपको कहाँ पर भेज दिया जाएगा। टीचर बनेंगे तो आपको उत्तर प्रदेश में कहीं भी भेज दिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, जो कि जहाँ पर विभिन्न प्रकार की संस्कृति है, विभिन्न प्रकार की जातियाँ हैं, धर्म भी हैं। ठीक है, तो आप भले किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, आपको जेंडर बाइसनेस नहीं करना है। ठीक है, पक्षपात तो बिल्कुल, डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं करना है। आपको न करना है, नहीं आपको बच्चे में इस भावना को विकसित होने देना है। ठीक है, तो जातिगत भेदभाव में क्या आप करेंगे कि सभी बच्चों को एक साथ ही रखने की कोशिश करेंगे, जिससे वह जो जातिगत भेदभाव उनके अगल बगल माहौल में अगर उनको मिला है तो उसको ख़त्म कर सकें। आप समझ सकते हैं कि हमारे जो 2 टीचर हैं इस चैनल के, नितेश सर हैं, आनंद सर हैं, वो लोग उच्च जाति के हैं, मैं थोड़ा सा निम्न जाति के हूँ। लेकिन मुझे आज तक कभी भी न उनके घर पर, न मेरे घर पर, न आनंद जी के घर पर, आनंद सर के घर पर, न नितेश सर के घर पर मुझे कभी भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ा। न जातिगत भेदभाव का तो सामना कभी नहीं करना पड़ा। यानी मुझे तो कभी लगा ही नहीं कि मैं इन सबसे अलग हूँ। अगर माना जाए तो, अगर यहीं पर अगर कोई दूसरा कोई रहता तो ये उच्च जाति के हैं, निम्न जाति के हो, दूसरे लोग जिनकी मानसिकता संकीर्ण है, वो ऐसा काम करते हैं। ठीक है, तो एज ए टीचर आपको भी करना ये है कि आप क्या करेंगे, अपने बच्चे में जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए जितने भी उपाय कर सकते हैं आप करेंगे। ठीक है, अगला क्या है कि आर्थिक भेदभाव। आर्थिक भेदभाव भी हमारे देश की सबसे बड़ी परेशानी है। मुश्किल से 2 से 3% लोगों के पास 80 से 85% धन है। ठीक है, 80 से 85% पूरे भारत का धन कितने में, 2 से 3% जनसंख्या के पास ही है। और जो बाकी जनसंख्या बच रही है, जितने भी अगर 98-97 बच रहा है, उनके पास ये 20% है। यानी इन्हीं में ये लोग गुजारा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे आर्थिक भेदभाव है। आर्थिक भेदभाव का मतलब ये होता है कि भाई प्राइमरी स्कूल में आप एज ए टीचर हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी कुछ बच्चे थोड़ा सा अच्छे घर के आते हैं, कुछ बच्चे एकदम निम्न क्लास के आते हैं। तो वहाँ पर भी बच्चे क्या होते हैं कि आर्थिक भेदभाव को देखते हैं कि वो गरीब है, वो अमीर है। ठीक है, वो अच्छे कपड़े पहन के आए हुए, उसके पास बैग है, ये है, तमाम चीज़ के बातें हैं। ठीक है, तो इन सबको दूर करने के लिए आपको भी पहल करनी होगी। आपको बताना होगा कि भाई वो जानबूझ के गरीब नहीं हुआ है। ठीक है, गरीब है तो इसमें उस बच्चे की कोई गलती नहीं है। ठीक है भाई, ऐसे परिवार में जन्म लिया है। अब एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने एक कोट्स का बोला था, उन्होंने एक वाक्य बोला था कि कोई व्यक्ति गरीब है इसलिए है क्योंकि वो गरीब है। समझ रहे हैं, उन्होंने बोला कि कोई व्यक्ति गरीब इसलिए है क्योंकि वो गरीब है, सिर्फ इसलिए गरीब है। उस गरीबी के चक्र से निकलने के लिए, उसको बोलते हैं गरीबी का दुष्चक्र, उस गरीबी के दुष्चक्र से निकलने के लिए वो उसी में घूमते रहता है, इधर से इधर, उधर से उधर करते रहता है। ठीक है, तो एज ए टीचर आपको क्या करना है, एक ऐसे क्लासरूम इन्वायरमेंट का माहौल तैयार करना है जिसमें न धार्मिक भेदभाव हो, न जातिगत भेदभाव हो, न ही आर्थिक भेदभाव हो। ठीक है, और देखिए यहाँ पर होता है सांस्कृतिक भेदभाव। हमारा देश बहुत बड़ा है, सांस्कृतिक भेदभाव, आप जाइए किसी दूसरे स्टेट में जाइए, आपको सांस्कृतिक भेदभाव देखने को मिल जाएगा। कोई दूसरा धर्म है, उसकी कोई दूसरी संस्कृति है, और किसी धर्म का कोई दूसरा संस्कृति है। तो भाई आपको कहीं भी जा सकते हैं, तो आपका खुद का कुछ दूसरा संस्कृति है, तो आप अगर कट्टर रहेंगे तो ना आप खुद सर्वाइव कर पाएंगे, ना आप बच्चों को कंफर्टेबल कर पाएंगे। ठीक है, तो और बच्चे भी कई प्रकार के होते हैं, उनकी भी कई प्रकार की संस्कृति होती है, तो आप उनकी संस्कृति का सम्मान करेंगे और अन्य बच्चों में भी उनकी संस्कृति को सम्मान लेने के प्रति सम्मान व्यक्त करेंगे। ठीक है, सबको अपना अपना मौका देंगे, सबको अपनी अपनी बात करने का मौका रखेंगे। ठीक है, क्या पता आपकी पोस्टिंग आदिवासी वाले इलाके में हो जाए। ठीक है, जहाँ पर बच्चे थोड़ा सा अलग किस्म के आते हैं, तो आपको उनको हीन भावना से बिल्कुल नहीं देखना है। ठीक है, क्योंकि भाई उनकी संस्कृति अलग है। ठीक है, मे बी आप बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो और उन लोगों का क्या है, आधा कपड़ा पहनते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है। क्या है, ये सब मानक है, मेजर्स हैं, आपको अवॉइड करना है। और क्या है, भाषाई भेदभाव। भाषाई भेदभाव है
अब बस जस्ट मैंने बताया कि भारत बहुत बड़ा है, यहाँ से एक कहावत है, कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर भाषा, ऐसे जो जो कहावत है ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, आप जैसे हम यहाँ पर बोल रहे हैं, मेरी थोड़ी सी टंग क्या है, हल्की सी भोजपुरी आती होगी। ठीक है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा बिहार बॉर्डर से सटके हैं। ठीक है, जैसे जैसे पश्चिम में जाएंगे क्या है, बोली बदलती जाती है। ठीक है, खड़ी ही बोलते हैं लेकिन क्या है, बोली बदलती जाती है। आप धीरे जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ चढ़ेंगे, ऊपर की तरफ चढ़ेंगे मतलब जैसे जैसे नॉर्थ में जाएंगे, ठीक है, दिल्ली हरियाणा की तरफ जाएंगे, तो उन लोग अगर प्यार से ही बोलेंगे तो बहुत ही हार्श उन लोग का लैंग्वेज होता है। तो इसमें उन लोगों कोई मतलब कोई गलती नहीं है। ठीक है, अगर आप सुनेंगे, हम लोग के ईस्टर्न यूपी के सुनते हैं लोग ना, तो ऐसे बोलते हैं कि यार कैसे बोल रहा है। इवन मेरे दोस्त हैं दिल्ली में रहते हैं, वो मतलब बोलते हैं प्यार से बोलते हैं तो ऐसा लग रहा है कि झगड़ा कर रहे हैं, तो कभी कभी हंसी आ जाती है और हम लोग तो भाषा पर वो लोग हंसते हैं। ठीक है, तो क्या है कि भाषाई भेदभाव भी बहुत ज़्यादा हो गया है। भाषाई भेदभाव के मामले में अभी जस्ट रिसेंटली एक वीडियो आया था कि साउथ में ट्रेन में किसी ट्रेन में क्या हुआ था, नॉर्थ इंडियन के साथ मारपीट की गई थी। क्यों? क्योंकि उसने हिंदी बोला था। तो भाई साउथ में तो कोई दूसरी भाषा तमिल तेलुगु बोली जाती है और हमारे नॉर्थ में बोली जाती है, हिंदी भाषा बोली जाती है। तो उसने देखिए भाषाई भेदभाव वहाँ पर भी देखने को मिला, मतलब अपने ही देश को लोगों को मारा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने हिंदी बोला। ठीक है, और अगर आपने इतिहास से रूबरू होंगे तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से भाषा के पक्ष पर, भाषा को लेकर भी राज्य को बांटा भी गया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया भाषाई भेदभाव। अब इसका उपाय क्या करेंगे, इसको कम कैसे करेंगे? एज ए टीचर सभी भाषाओं को, जैसा कि पढ़ाया गया है आपको कि 3 लैंग्वेज फार्मूला लागू हो चुका है, जिसमें कि एक है लोकल लैंग्वेज है, मदर टंग है, एक हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, यानी जो भी 3 भाषा को सीखना है हर एक क्षेत्र का, हर एक रीजन के अनुसार अलग अलग है। ठीक है, तो एज ए टीचर आपको क्या करना है, किसी सबकी भाषा को अडॉप्ट करना है। अगर वो अपनी मातृभाषा में बोलना कोशिश कर रहा है तो बच्चे को मातृभाषा में बोलने की कोशिश करनी दीजिए। ठीक है, उसको उसी में कंफर्टेबल करने दीजिए। क्या होता है कि मान लीजिए कि बिहार में पोस्टिंग हुई, यानी ऐसी जगह पोस्टिंग होगी जहाँ के बच्चे क्या कि ऐसे ही जो उनकी जो मदर टंग है वो बोल रहे हैं, लेकिन आप खड़ी में कंफर्टेबल हो तो आप ज़बरदस्ती नहीं करेंगे कि खड़ी में बोलो। कुछ टीचर ऐसे होते हैं, अरे घर की भाषा घर बना के रखे हो, खड़ी में बोलो, जैसे हम बोले ऐसे बोलो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको भाषाई भेदभाव नहीं करना है। ठीक, और अगला हमारा लिंगी भेदभाव। लिंगी भेदभाव यानी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इसको तो बताने की कोई जरूरत खास है नहीं, क्योंकि अब तक पिछले जितने भी वीडियो बने हैं सब लिंगी भेदभाव पर ही है, यानी बालक बालिका, पुरुष महिला। ठीक है, तो ये रही बात हमारी भेदभाव मुक्त विद्यालय शिक्षण, विद्यालय पद्धति के मानक, यानी मेजर्स टू प्रोवाइड डिस्क्रिमिनेशन फ्री स्कूल सिस्टम के बारे में। ठीक है, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वह है कि बालिका शिक्षा के लिए प्रोत्साहन, यानी इंसेंटिव फॉर द एजुकेशन फॉर गर्ल्स। ठीक है, हुआ ये है कि ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ बालिकाओं पर जोर देने के लिए ये सब किया गया है। बात ये है क्योंकि बालिकाओं की जो साक्षरता, जो लिटरेसी रेट है वो बहुत कम है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कम है, 70-60 का है, ऐसे मतलब 10-20% का अंतर है वो भी। और भारत में क्या होता है कि लिटरेसी कैसे देखी जाती है कि वह अपना नाम लिख सके और कोई भी चीज़ों को पढ़ सके और लिख सके, बस इन्हीं चीज़ों से लिटरेसी देखी जाती है कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी इंडिविजुअल है, वो अपना नाम लिख रहा है और कोई भी नाम लिखा जा रहा है तो उसको पढ़ ले रहा है, और अगर कोई नाम बोला जा रहा है तो उसको लिख ले रहा है, बस यही है हमारा लिटरेसी। अगर सच पूछे जाए तो इसमें अगर अच्छे से बहुत ही हॉनेस्टली अगर जो जनगणना होता है, ऑनेस्टली अगर इसका जो सर्वे किया जाएगा ना, तो बहुत सारे जो लिटरेसी रेट है पुरुष के भी और महिलाओं का भी बहुत ही नीचे जाएगा। क्योंकि मैंने देखा है कि वो लोग क्या करते हैं, कुछ लोग, मतलब मेरी घर की बड़ी अम्मी हैं, उनको क्या हम लोगों ने खुद बस उनको बता दिया था कि आपका नाम कैसे है, उनका नाम कुमारी है, तो उनका नाम बस ऐसे कुमारी लिखना बता दिया गया था। अब वो अपना अगर उनका नाम लिखा गया है तो वो जान के लिए मेरा नाम लिखा गया है, और वो अपना नाम लिखेंगी तो राशन कार्ड पर जब जाती है राशन लेने के लिए राशन की दुकान पर, तो वो अपना साइन करती है, अंगूठा नहीं लगाती हैं। तो अब क्या हुआ कि अब उनको लिटरेसी में जोड़ दिया गया, जबकि अगर वहीं पर कुछ दूसरा नाम लिख दिया जाए, मान लीजिए राजा लिख दिया जाए, ठीक है, तो वो इसको नहीं पढ़ पाएंगी, इसको पढ़ लेंगे, इसको नहीं पढ़ पाएंगी, लेकिन इनका नाम क्या है, लिटरेसी रेट में आगे है, मतलब वो साक्षर में कहला रही हैं। तो ऐसे भी सिस्टम है। तो दिक्कत ये होती है कि जैसे आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि महिलाओं को थोड़ा सा निम्न दर्जे का रखा गया है, हमेशा उन लोग का जो दर्जा है हमेशा नीचा रखा गया है, इसलिए ही महिलाओं को यानी लड़कियों को एजुकेशन के लिए बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, और देश को बढ़ाने के लिए, देश की तरक्की में महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि
इतनी बड़ी जनसंख्या में पुरुष और महिला एक साथ अगर काम करेंगे, एक साथ देश को बढ़ाओ, देश के विकास में अपना योगदान देंगे, तभी देश भी आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इसी को देखते हुए सरकार ने कई सारे इनिशिएटिव यानी कार्यक्रम चलाए हैं, जिनमें से एक था महिला समाख्या कार्यक्रम। इसको 1989 में निकाला गया था, इसको चलाया गया था ताकि महिलाएं जो हैं वह अपने जो दबा कुचा हुआ जो क्षेत्र है उनका, अपने जो इस इन्वायरमेंट जो कुपमंडुक बन के हैं उनसे वो आगे बढ़ सकें। ठीक है, यही था हमारा महिला समाख्या कार्यक्रम, 1989 में निकाला गया था इस कार्यक्रम का मतलब ये था कि सभी गांव घूमकर सभी का सर्वे करना, सभी महिलाओं को देखना कि कौन कितना पढ़ा हुआ है और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, उनका सार्वभौमिकरण करना। ठीक है, और फिर क्या था, एक है कि कस्तूरबा गांधी बालिका योजना, इसके बारे में बहुत जानते हो कि भाई कस्तूरबा विद्यालय खुले हैं। जुलाई 2004 में कस्तूरबा जो कि विद्यालय खुले गए थे। देखा ये गया कि नई शिक्षा नीति जो 1968 है 1986 है, इसमें भी देखा गया, पहले 68 आया फिर उसके बाद 86 आया, तो इसमें देखा गया कि यार हम तो कोशिश तो कर रहे हैं कि महिलाओं की लिटरेसी रेट है जो आगे बढ़े, लेकिन उस प्रकार का यहाँ पर सुधार हो नहीं रहा है। तो क्या हुआ, इसको पंचवर्षीय, पहले क्या था पंचवर्षीय योजना चलती थी, पंचवर्षीय 10 वर्षीय योजना चलती थी, पंचवर्षीय योजना में इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन तब भी कुछ खास फर्क देखने को नहीं पड़ा। इसीलिए और अच्छी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए क्या हुआ कि जुलाई 2004 में कस्तूरबा गांधी बालिका योजना लाया गया। ये क्या है, ये ऐसे विद्यालय होते हैं जो कि अत्यंत पिछड़े जिलों में जहाँ पर लिटरेसी रेट बहुत कम है। ठीक है, उन जिलों में कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय खुल जाते हैं। ठीक है, यहाँ क्या है 75% जो है 75% जो इसके सीट है, इस विद्यालय का सीट है वह SC ST, ठीक है, SC ST जो हो गए, OBC हो गए, अल्पसंख्यक हो गए, ठीक है, इनके लिए, और 25% जो है वो गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए, नीचे वाले परिवार के लिए रखा गया था। ठीक है, किसमें हमारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में मेनली फोकस किया गया था कि जो जितने पिछड़े ज़िले हैं जहाँ पर महिलाओं का लिटरेसी रेट कम है, जहाँ पर ST SC OBC और अल्पसंख्यक के जो बालिकाएँ हैं, लड़कियाँ हैं, वो स्कूल नहीं जा रही है, उनके लिए आवासीय सुविधा प्रदान करना। ठीक है, और उनके पेरेंट्स को प्रोत्साहित करना कि नहीं आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। कभी कभी ऐसा होता है कि जो गरीब ज़िले होते हैं उनकी जो पेरेंट्स होते हैं उनकी सोच ये रहती है कि यार लड़की है, लड़की की शादी करनी है, ऐसे वैसे तमाम किसी की बातें सोचने लगते हैं, यानी उनके ऊपर सर का बोझ है, लड़की है, सर का बोझ है, कैसे होगा, अगर इसको पढ़ाएंगे तो शादी कैसे करेंगे। तो इसलिए ये जो हमारा कस्तूरबा गांधी बालिका योजना है इसको लाया गया। ठीक है, और इसको आगे जाकर 2007 में जाकर सर्व शिक्षा अभियान है उसमें इंक्लूड कर दिया गया। तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत अब कस्तूरबा गांधी बालिका योजना विद्यालय शुरू हो गया है। इसमें अगर और पॉइंट जोड़ना है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 2014-15 तक, ठीक है, 2014-15 तक कुल 3590 विद्यालय संचालित किए गए हैं। अब बढ़ सकते हैं आप गूगल, इन सब जितने भी इनिशिएटिव हैं, कार्यक्रम निकले गए, इनको आप गूगल कर इनके बारे में अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इसको निकाला गया था 22 जनवरी 2015 को। इसको लाने का मतलब ये था कि जहाँ पर लिंगानुपात कम है, जैसे कि हरियाणा, इसको हरियाणा के पानीपत से लागू भी किया गया था। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको लागू किया था। वहाँ क्या था कि लिंगानुपात बहुत ही ज़्यादा कम है, यानी 1000 जो पुरुष हैं उसकी अपेक्षा बहुत ही कम है, 200-300 के रेट में की अपेक्षा कम होते हैं, इतने कम है। तो इस योजना यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मतलब ये होता है कि आपको बेटी को तो पहले बचाना है, उसके बाद बेटी को पढ़ाना है। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना निकाला गया है। इसमें क्या है कि घर घर जाकर महिलाओं को जागरूक करना, ठीक है, उनको ये बताना, पेरेंट्स को भी ये बताना, न सिर्फ महिलाओं को, सिर्फ व्यक्तियों को बताना, पुरुषों को भी ये बताना कि भाई बेटियाँ भी आपके लिए उतना ही यूजफुल हो सकती हैं, यानी समृद्धशाली बना सकती हैं जितना आप बेटों को मानते हैं कि ये हमारा देखभाल करेंगे, ये हमारे आने वाले पुस्तकों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आप अपने बेटियों को पढ़ाइए। सरकार बहुत सारी ऐसी योजनाएं निकाल रही हैं जिसमें आप अपनी बेटियों को फ्री में पढ़ा सकते हैं। ठीक है, इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ये
उद्देश्य था। अगला है कि सर्व शिक्षा अभियान, यानी 2001 में निकला था हमारा सर्व शिक्षा अभियान, इसको हम SSA भी बोल सकते हैं, SSA बोलते हैं अधिकतर। सर्व शिक्षा अभियान के तहत ये देखा गया कि भले ही हम मिनिमम फीस ले रहे हैं, प्राइमरी स्कूल में क्या होता था कि मिनिमम फीस लिया जाता था, ठीक है, भले ही हम मिनिमम फीस ले रहे हैं, 10 रुपये 5 रुपये ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उतना भी नहीं दे पा रहे हैं। तो क्या हुआ कि फिर आगे जाकर 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्री में, ठीक है, ये कहा गया कि 2010 तक 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए कम से कम 8 तक, तो कम से कम कक्षा 8 तक, ठीक है, कक्षा 8 तक ये लोग शिक्षा ग्रहण जरूर कर लें, ठीक है। इसके लिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए सर्व शिक्षा अभियान लाया गया, एकदम निःशुल्क शिक्षा अभियान लाया गया। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको बच्चों को पढ़ाने भेजना है। इसी में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी इंक्लूड कर दिया गया था, ठीक है। हम लोग के जो प्राइमरी स्कूलिंग हुई है ये सर्व शिक्षा अभियान के तहत हुई है, जिसमें हमें मिड डे मील मिलता था, हम मज़े से जाते थे घर पर, घर से थोड़ा बहुत खाकर फिर उसके बाद दोपहर में खाना मिल ही जाता था, ठीक है, ड्रेस मिलने लगा था। अब तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत बहुत ही ज़्यादा ऊपर तक, मतलब ऊपर ज़्यादा इसका उच्च लेवल हो गया है। कहने का मतलब ये है कि अब फल मिल रहा है, दूध मिल रहा है, जूते मिल रहे हैं, स्वेटर तक मिल रहे हैं, और भी खेलने कूदने के बहुत सारे सामान मिल रहे हैं। यानी धीरे धीरे, क्योंकि ये थोड़ा सा सक्सेसफुल ये कार्यक्रम रहा था, इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान लाया गया। सर्व शिक्षा अभियान में क्या था कि यह बालिकाओं को शिक्षा के लिए ज़्यादा महत्व दे रहा था। क्यों? जस्ट वही मैंने बताया कि आज भी हमारा देश बहुत ज़्यादा गरीब है। आप जिस क्षेत्र में रहते होंगे भले ही आपको पता नहीं चलता होगा, लेकिन कहीं बाहर निकल के देखिए, क्या है कि लड़कियों को कभी कभी ऐसा होता है कि वो फटे पुराने कपड़े पहन के ही हमेशा रहती हैं, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, ठीक है। तो क्या है, तो वो क्या है कि स्कूल भी नहीं भेजते हैं अपने बच्चों को कि यार कहाँ से जाएंगे, इनके पास कपड़े नहीं हैं, पैसे देने पड़ेंगे। तो सर्व शिक्षा अभियान की तरफ नहीं, ठीक है, तुम बस अपने बच्चे को भेजो, तो पहले हम सब कुछ देंगे, आपको जूता देंगे, मोजा देंगे, ठीक है, कपड़े देंगे, और ड्रेस दे रहे हैं, स्वेटर दे रहे हैं, और आपको खाने के लिए भी मौका दिया जा रहा है। खाने का मौका का मतलब आपको खाना भी दिया जा रहा है, ठीक है। खाना देने का मतलब यही था सर्व शिक्षा अभियान के तहत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में कि जो न्यूमरेसी था, जो काउंटेंस था, ठीक है, नामांकन संख्या को उसको बढ़ाना था, ठीक। तो ये रही बात हमारी सर्व शिक्षा अभियान की। अगला हमारा है सुकन्या समृद्धि योजना। इसको लाया गया था 4 दिसंबर 2014 में। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत ये था कि ठीक है, हमने ला दिया इन सब चीज़ों को, इतने सारे अभी सब जो चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारे कार्यक्रम लाने के लिए कर रहे हैं हम लोग, लेकिन ये था अब भी दिक्कत ये आ रही थी कि ठीक है, मान लीजिए कि हमारी बेटी पढ़ ली, लेकिन आगे क्या, आगे तो भाई शादी करनी होगी, तो इसके लिए क्या करेंगे? तो इसके लिए क्या कहा गया, सरकार ने ये निकाला कि एक सुकन्या समृद्धि योजना। इसमें क्या था कि अगर जन्म के बाद से आप अपने बच्ची के लिए एक खाता खोल सकते हैं, जिसमें आप प्रति वर्ष 1,000 रुपये से लेकर 1,500 रुपये तक, ठीक है, 1.5 लाख रुपये तक इसके बीच में आप जमा कर सकते हैं, प्रति वर्ष जमा कर सकते हैं। और अगर आपकी बच्ची 10 वर्ष की हो गई है, उसके बाद वो खाता, मतलब वो अकाउंट है उस बच्ची के नाम हो जाएगा, ठीक है, वो रन करेगी। और 18 वर्ष होने तक, यानी इसके बाद 14 वर्ष तक आपको इसमें छोटी छोटी जो जितनी भी रकम है आप उसको जमा करना है, ठीक। जो अपना जो बैंक के हिसाब से जो ब्याज रेट होता है वो अपना लागू रहेगा। 14 वर्ष के बाद आप उसको, जो क्या होता है, मैच्योर बोलते हैं शायद उसको, परिपक्व हो जाएगा, तो आप उसको निकाल सकते हैं पैसे। शादी हो रही है, शादी के बाद निकाल सकते हैं। 21 वर्ष के बाद वो पहले अपने से ही क्या खाता बंद हो जाएगा, ठीक। तो यही था हमारा सुकन्या समृद्धि योजना। अधिक जानकारी के लिए आप इन सबको, अगर आप चाहते हैं कि इसको और अच्छी तरीके से समझें ताकि आप एग्जाम में लिख सकते हैं, तो आप इसको प्लीज़ गूगल जरूर कर लें, ठीक है। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए अगर लेना हो तो। ओके, ये रहा हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको बातें समझ में आई होंगी, ठीक। अब आने वाला जितने भी टॉपिक हैं वो आपके सिलेबस में नहीं दिए गए, सॉरी आपकी किताब में नहीं दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन हम उसको कहीं ना कहीं से अन्य सारी किताबों में से लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।